अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखेंगे और पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देखेंगे। और इसके अलावा भी कोई भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका जो मेन प्रिंसिपल है, उसका जो ऑपरेटस है, वो भी हम देखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे बनाई थी, लेकिन वो नट शेल में थी, वो शॉर्ट सी थी। उसमें इन डिटेल हमने नहीं देखा था कि किस तरह से जो ये प्रोसेस है ये होता है। तो आज मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ये चीज़ होती कैसे है और ये बेसिकली है क्या। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब किसी भी चीज़ का मायने और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है उसके नाम में छुपी होती है। यानी कि इसमें हम किसी जेल का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और फोरेसिस का मतलब होता है चार्ज्ड मालिक्यूल की मोबिलिटी, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे। और इसकी जो है हम एप्लीकेशंस देखेंगे। और जितने अच्छे नोट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के ये हैं डिटेल वाले, इससे बेहतर आपको कहीं से मिल ही नहीं सकते। तो ये आप लाजमी जो है इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। तो पहले इसका हमने इंट्रो देखना है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसमें क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, ऊपर से आप बायो मालिक्यूल उसमें छोड़ देते हैं। तो बायो मालिक्यूल पे आपको पता है कोई ना कोई चार्ज होता है। डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है फास्फेट की वजह से, तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप खुद बताओ वो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा ना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन जो है वो यही है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल को मूव करा के उनकी सेपरेशन करना, किस चीज़ के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड। यानी कि अगर पॉजिटिव मॉलिक्यूल है तो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव है मतलब मोस्टली ये डीएनए के लिए होती है। जैसे कि पेरेंटिंग कंफर्म करनी हो, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन करनी हो, तो डीएनए टेस्ट आम लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ ये वो है। ठीक है। तो वो कह रही हैं कि वो जो जेल का मैट्रिक्स होता है जिसके ऊपर वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, भागते हैं, तो वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक तो वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है, और दूसरा चार्ज टू मैस रेशो पर डिपेंड कर रहा होता है, और मॉलिक्यूल की शेप्स पर भी वो बड़ा डिपेंड कर रहा होता है, और टेम्परेचर पे, और पोरोसिटी, पोर के साइज़ पर, विस्कोसिटी, गाढ़ापन, ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो चार्ज पे, चार्ज टू मैस रेशो पर, विस्कोसिटी कितनी है उस जेल की, टेम्परेचर आपने कितना अप्लाई किया है, पोर्स उस जेल में किस तरह के हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर वो जो जेल है, वो जो मैट्रिक्स है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हाईली रेजोल्यूशन के साथ जो है सेपरेट करता है। ठीक है, यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ही अच्छी जो है ये हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करके ये प्रोसेस जो है हमें बताएगा। अब वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल्स की, अब उसका फार्मूला लिखा हुआ है कि EQ/F पर डिपेंड करी होती है। यानी जिस वेलोसिटी के साथ वो जो जेल की शीट है उसके ऊपर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, ई जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका यूनिट होता है वॉल्ट पर सेंटीमीटर, वी वेलोसिटी है, क्यू नेट चार्ज है, और एफ जो है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है। नेक्स्ट वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कह रही हैं कि जो जेल है उसे ही आप क्यों यूज़ करते हो। उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर डिज़ायरेबल जो हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो कि हमें चाहिए मालिक्यूल्स को रन कराने के लिए। और दूसरा वो इनर्ट होता है, उसके ऊपर आप मालिक्यूल्स मूव कराओगे तो वो मालिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और दूसरा ये स्टेबल फॉर्मेट हमें मुहैया करता है, या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दे देगा या फिर वर्टिकल फॉर्मेट जो है ये दे देगा। जैसे कि स्लेब जेल होता है, ये सारे मैं आपको एट द एंड डायग्राम्स दिखाऊंगी, अभी सुन लें और सुनने से भी आपको समझ आ जाएगी। यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल जैसे रजिस्टर होता है, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल रखें तो वो इस शक्ल का होगा या फिर वर्टिकल शक्ल का, यानी कि एक सही फॉर्मेट आपको वो प्रोवाइड कर देता है जिस पे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। और ट्यूब्स में ये काम होगा या फिर कैपलरीज में भी हो सकता है, ठीक है, कैपलरीज बारीक नालियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट वो जेल की टाइप्स कह रही हैं कि किस किस तरह का होता है। अच्छा, जो इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो जेल का मैट्रिक्स है ये एक सीफ मुहैया करता है, यानी कि एक प्लेट मुहैया कर देगा जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। अच्छा, जो जेल होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, जिन मॉलिक्यूल्स को आपने सेपरेट करना है उसके ऊपर एक तो वो जेल डिपेंड कर रहा होता है, फिर उनके ऊपर जो चार्ज है मॉलिक्यूल्स पे उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और दूसरा उनका जो वज़न है मॉलिक्यूलर वेट उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। फिर वो कह रही हैं कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल हैं सेपरेशन के लिए, यानी कि जो कि इस्तेमाल होती हैं वो 3 हैं हम देखेंगे। और ज़्यादातर सेपरेशन होती किसकी है, डीएनए टेस्ट होता है, प्रोटीन टेस्ट होता है, और डीएनए टेस्ट को आप न्यूक्लिक एसिड का टेस्ट भी जो है कहते हो। तो 3 मेन जेल की टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो जेल की टाइप्स हैं उसमें हम देखेंगे
पहले है एगारोस, फिर है एक्राइलामाइड, फिर है स्टार्च। जो एगारोस है वो न्यूक्लिक एसिड की सेपरेशन और इससे रिलेटेड चीज़ें, यानी कि जब ये प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाएगा उसकी सेपरेशन के लिए। जो एक्राइलामाइड है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उसकी सेपरेशन के लिए, यानी कि इसका जेल आप इस्तेमाल करेंगे। और स्टार्च का प्रोटीन के लिए। अच्छा, एगारोस का ये कि उसके ऊपर कोई नेटवर्किंग नहीं होनी चाहिए, क्रॉस लिंकिंग, यानी कि कोई बाइंडिंग दो मालिक्यूल की ना हो। लेकिन एक्राइलामाइड पे वो कह रही हैं कि क्रॉस लिंकिंग होगी, या कि हम देखेंगे कि इसके साथ मिथाइल जुड़ेगा और एक क्रॉस लिंक, यानी कि जिस तरह दो चीज़ें मिलती हैं तो वो एक ब्रिज टाइप बन जाएगा। फिर वो कह रही हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है, यानी कि जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो पोली एक्राइल सॉरी मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो जेल का मैट्रिक्स है वो पॉलीसेकेराइड का है। और वो कौन सा है, वो हमारे पास एगारोस का है। और इसकी और ये जो एगारोस है इससे बेसिकली ये एक समंदरी जड़ी बूटी है रेड कलर की, उससे जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा, अब इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर रिपीटिंग डाइसेकेराइड के यूनिट होते हैं जिसे हम जो है एगरबियोस कहते हैं। और जो कि ग्लैक्टोज 3,6 एन हाइड्रोग्लैक्टोज, ठीक है, एगारोस होगा जो कि ग्लैक्टोज और 3,6 एन हाइड्रोग्लैक्टोज के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर वो कह रही है कि जो एगारोस है ये ज़्यादा यूनिफॉर्म। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये जो एगारोस होगा इसके अंदर जो यानी कि पोर्स होंगे, जो पोरोसिटी होगी वो ज़्यादा यानी कि यूनिफॉर्मली मौजूद होंगे स्टार्च की निस्बत। फिर वो कह रही हैं कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर एगारोस की होगी तो उससे इसमें स्मॉल पोर्स आ जाएंगे। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसके दरमियान जो सुराग होती हैं वो कम होते हैं। तो जो जेल, यानी कि अब जिस तरह फ्रेंड्स का होता है कि जब वो साथ साथ रहती हैं तो उनके दरमियान फारनेस उतनी ही कम पड़ जाती है। तो जितना ज़्यादा आप जेल डालेंगे सुराख बीच के उतने ही कम होंगे। तो जो जेल एगारोस है ये क्यों इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर डीएनए की सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट वो एक्राइलामाइड का कह रहे हैं ये इतना नहीं इस्तेमाल होता लेकिन फिर भी कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है। तो एक्राइलामाइड पोलीमराइजेशन, यानी कि ये जुड़ेगा मिथाइलिन की ब्रिज के साथ और एन मिथाइलिन बिस एक्राइलामाइड बन जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि प्रोटीन की सेपरेशन के लिए ये ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होता है और इसकी जो रेशो होगी 40:1 होगी। और अगर इसे आपने डीएनए की करनी है तो उसके लिए जो इसकी रेशो होगी, यानी कि आप यूज़ करेंगे एक्राइलामाइड और एन मिथाइलिन बिस एक्राइलामाइड को, यानी कि खुद इससे और इसके पॉलीमर को जो आप यूज़ करेंगे डीएनए की सेपरेशन के लिए उसकी अमाउंट जो लेनी है, यानी कि अगर एक्राइलामाइड 19 हो तो एन मिथाइलिन बिस एक्राइलामाइड उसका 1वां हिस्सा हो 19:1। फिर वो करेंगे स्ट्रेनिंग ऑफ जेल। स्ट्रेन कहते हैं दाग लगाना, ठीक है, यानी कि लोकेशन का पता लगाना, विजुलाइज करना सैंपल के मालिक्यूल की। फिर वो करेंगे इसके दर्ज झैल तरीके हैं। एक तो ये कि स्टैंडर्ड एगारोस जेल आप बना दो, उस पर आपको पता चल जाएगा, और दूसरी पोलीएक्राइलामाइड जेल बनाना है। लेकिन पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड एगारोस जेल बनाना। तो इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर हो, ठीक है, यानी कि खाना हो। इसकी अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। और दूसरा पावर सप्लाई, यानी जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और दूसरा ट्रे हो जिसके अंदर आपने यानी कि ये जो जेल बनाया है उसे डाल के इसे जो है सुखाने के लिए रखना है। फिर कंघियाँ कम होनी चाहिए कि जब उसके ऊपर आप जेल डालेंगे तो वो नीचे जो है उसके पोर्स बन जाएं, वेल्स बन जाएं, ठीक है, जिसके अंदर फिर आप सैंपल अप्लाई करेंगे और वो आगे मूव करेगा। और इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर दो तरह के होते हैं, TAE यानी कि ट्रिस एसीटेट EDTA और ट्रिस बोरेट EDTA TBE। फिर वो कह रहे हैं कि लोडिंग बफर भी होने चाहिए, यानी कि वो जो सैंपल है वो सही सही मूव करे, ऊपर की तरफ ना जाए। तो यानी कि एक डेंस मटेरियल ग्लाइसरोल जो है आप लोडिंग बफर के तौर पर अप्लाई कर देते हैं कि वो जो सैंपल है वो जो सुराख कोम से बने हैं उसके अंदर गिर जाए, मतलब एक डेंस चीज़ होगी तो वो उन सुराखों के अंदर गिर जाएंगे। और ट्रैकिंग डाइज, और ट्रैक यानी कि सुराख लगाने वाले, खोज लगाने वाले, यानी कि जिससे पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ तक गई है, ठीक है। नेक्स्ट वो स्टेनिंग एजेंट्स जो हैं इसमें वो कह रही हैं कि यानी कि और भी जो स्टेनिंग एजेंट्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यानी कि जो कि कलर शो करेंगे। फिर वो करेंगे डीएनए को आप विजुलाइज कर सकते हैं यूवी अल्ट्रा वायलेट का जो है लैंप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन उसके लिए आपको ग्लासेस पहनने होंगे क्योंकि यूवी ज़्यादा जो है आंखों के लिए वो नुकसानदेह होता है। और इसके अलावा आप यूवी लैंप और इसके साथ इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इससे भी विजुलाइजेशन कर सकते हैं। और बाज़ोक़ात क्या होता है कि पहले तो ये है ना कि जेल में इथीडियम ब्रोमाइड डाल दो, लेकिन बाज़ोक़ात ये भी होता है कि सारा काम हो जाए और इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आप इथीडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में उसे आप डाल देंगे। तो फिर कलर अपेयर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक तो पेरेंट डीएनए उसमें पड़ा होगा ना, और एक फिर साथ, तो फिर पता चल जाएगा कि ये अच्छा इस डीएनए से मैच कर रहा है या इससे नहीं कर रहा, इसकी पोजीशन इस बेस से मैच कर रही है, इससे नहीं कर रही। तो ये पहले बाद में इथीडियम ब्रोमाइड का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एनिलीनो
8 नेफ्थालीन का भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। थीडियम ब्रोमाइड का एक ध्यान रखना है कि ये म्यूटाजेनिक है, कैंसर काजिंग है, तो इसे केयरफुली जो है आपने हैंडल करना है। और नेक्स्ट जो है इसमें हमने देखना, अच्छा ये सारा हमने देखा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने इसमें देखना है कि प्रिपरेशन, मतलब इसके लिए आप एक ट्रांस एल्यूमिनेटर यानी कि यूवी बॉक्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है आई वियर पहनने चाहिए। तो यूवी लाइट बॉक्स का ट्रांस एल्यूमिनेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है डीएनए के लिए। और इसके अलावा ब्रोमोफिनोल ब्लू, इससे भी कलर अपेयर होगा। और जो जाइलिन साइनोल के, ब्रोमोफिनोल ब्लू और जाइलिन साइनोल, ठीक है, इसके डाइज भी इस्तेमाल होती हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो जेल की प्रिपरेशन है, जो एगारोज पाउडर है, उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर के साथ मिक्स करेंगे और उस पाउडर को उस बफर में डालने के बाद उसे ओवन में रख देंगे। फिर उसमें थीडियम ब्रोमाइड डाल देंगे ताकि जब डीएनए उसके अंदर मूव करे तो कलर अपेयर हो। फिर उसे वो एक ट्रे के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर वो कॉम लगी हुई होगी और उसे जो है सॉलिडिफाई होने देंगे। फिर उसके अंदर यानी कि ये जो जेल है इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में डालेंगे। इसे बफर सैंपल से, यानी कि वो जो सैंपल है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जिसमें डीएनए और लोडिंग बफर होगा। लोडिंग बफर ताकि वो डीएनए वेल्स के अंदर चला जाए। और फिर इसे ऑपरेटस में रख देंगे, करंट अप्लाई करेंगे। ज़ाहिर है ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पॉली एक्राइल अमाइड जेल जो है ये दूसरी टाइप है और लास्ट टाइप है। इसे जो है हम तैयार कैसे कर सकती हैं, तो इसे तैयार करने के लिए एक तो ये कि वो जो आपने इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई 15.5 रखनी है और जो लेंथ आपने रखनी है इसकी 24 सेंटीमीटर रखनी है। और इसकी जो मोटाई यानी कि थिकनेस 0.6 मिलीमीटर हो। फिर वो कह रही हैं कि जो अनपोलराइज्ड एक्राइल अमाइड है वो न्यूरोटॉक्सिन यानी कि वो बड़ा नुकसानदेह होता है, तो आप कोशिश करें कि इससे पॉलीमराइज फॉर्म में इस्तेमाल करें। फिर वो कह रही हैं कि गिलास प्लेट पे जेल स्टिक लगाएंगे और जो शोल्डर गिलास प्लेट एक दूसरी होगी उस पर बाइंड सिलेन लगाएंगे ताकि वो जो जेल है उससे चिपक जाए। ठीक है, जेल स्टिक्स भी जेल चिपकाने के लिए और जो बाइंड सिलेन है वो भी जेल को चिपकाने के लिए जो है हम उस पर लगाएंगे, लेकिन उन दोनों को दूर रखना है ताकि वो आपस में ना चिपक जाए। फिर वो कह रही कि इन ट्रीटमेंट्स को रिमूव करने के लिए इन्हें 10% NaOH सोल्यूशन के अंदर 1 घंटे के लिए डिप कर दें और डीआयोनाइज्ड वाटर अप्लाई करें। ठीक है, जिससे मतलब इनकी आयनाइजेशन ना हो, और इसे डिटर्जेंट से क्लीन कर लें। और इसके अलावा एक टावल जिसके अंदर पानी हो, डीआयोनाइज्ड वाटर हो, उसमें उसके ज़रिए से भी जो है इसे गीला रखा जा सकता है, या फिर इसका जो एंड है उसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर दें तो उससे भी जो है ये वेट रहेगा। नेक्स्ट वो सैंपल लोडिंग और इलेक्ट्रोफोरेसिस का कह रहे हैं कि सैंपल को जो है आप डीनेचर कर दें लोडिंग से बिल्कुल पहले। ठीक है, ताकि उसके फ्रेगमेंट्स ना बन जाए, क्योंकि अगर आप डीनेचर नहीं करते, ज़्यादा देर तक रखते हैं तो उसके फ्रेगमेंट्स अपने बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर सेपरेशन तो नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो 6% जेल है उसमें ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है अप्लाई करें, वो 25 बेसिस तक जाएगा। जो जाइलोन है वो 105 बेसिस तक जो है जाएगा। और नेक्स्ट वो स्टेनिंग का कह रही हैं कि स्टेनिंग में, अच्छा नेक्स्ट इसमें वो स्टेनिंग का कह रहे हैं कि इससे कोमासी ब्लू यानी कि इसके साथ भी स्टेन किया जा सकता है, यानी कि जो रंग अपेयर होगा। और जो लेस सेंसिटिव प्रोटीन डाइस हैं उस पोनक्यू रेड और अमाइडो ब्लैक, ठीक है, मतलब ये मुख्तलिफ कलर्स की शेड्स हैं। मतलब लेस सेंसिटिव प्रोटीन के लिए पोनक्यू रेड और अमाइडो ब्लैक यूज़ करें, और कोमेसी ब्लू वैसे यूज़ किया जाएगा एक्राइलामाइड की इसके लिए। ये जो है ये हम प्रिपरेशन कर रही हैं इसके जेल की। नेक्स्ट सिल्वर स्टेनिंग का कह रही हैं कि सबसे जो सेंसिटिव स्टेनिंग है वो सिल्वर स्टेनिंग है। जेल को AgNO3 के सोल्यूशन में डिबो दें तो वो जो प्रेसिपिटेशन होगी मेटालिक सिल्फर की, वो जहाँ जहाँ प्रोटीन या डीएनए होगा वहाँ पर होगी। जो डीएनए है वहाँ पर ब्लैक स्पॉट जो है बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं कि माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स इन एगारोस, यानी कि वो किस तरह से मूव करेंगे, ये उस मोबिलिटी के साथ मूव करेंगे जो कि इनके मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका जितना वजन कम उतना वो आगे तक जाएगा। नेक्स्ट एगारोस की कंसंट्रेशन का कह रही हैं कि मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन होती है। वन कैन रिजॉल्व डिफरेंट साइजेस ऑफ डीएनए, यानी कि मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के ज़रिए से मुख्तलिफ साइज़ वाले जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग किए जा सकते हैं। जो छोटे फ्रेगमेंट है वो बेस्ट सेपरेट होंगे 1.5% की कॉन्सेंट्रेशन पे, और जो लार्जर हैं 0.7% की कॉन्सेंट्रेशन पे। वोल्टेज में वो कह रही हैं कि वोल्टेज को अप्लाई करेंगे जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो जो बड़े मालिक्यूल हैं वो स्मॉलर मालिक्यूल से ज़्यादा तेज़ी से जो है मूव करेंगे।
नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो बेस्ट रेजोल्यूशन है फ्रेगमेंट्स की जो कि 2020 से भी बड़े होते हैं, तो उसके लिए आप वोल्टेज दें लेकिन 5 वोल्ट से ज़्यादा ना दें। नेक्स्ट वो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर का कह रही हैं कि ट्रिस एसीटेट EDTA TAE भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ट्रिस बोरेट EDTA TBE भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इथीडियम ब्रोमाइड के इफेक्ट क्या होते हैं कि फ्लोरेसेंट डाई है, इससे कलर अपेयर होता है, वो जो बेसिस होती हैं न्यूक्लिक एसिड की उसके दरमियान वो चला जाएगा और उससे जो है कलर अपेयर होगा, जिससे जो है डिटेक्शन हो जाएगी DNA की। नेक्स्ट इसकी हमने जो है एप्लीकेशन यानी कि वो बेसिस के दरमियान इथीडियम ब्रोमाइड जाएगा और कलर अपेयर फ्लोरेसेंट यानी कि चमकने लग जाएगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि एप्लीकेशन एक तो ये कि DNA को तोड़ना कैसे है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, सारी बायोलॉजी हमारी इस पे बेस करी है उसकी क्लीवेज पे, ठीक है। तो इससे उसकी क्लीवेज एफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है, छोटे मालिक्यूल का जो DNA होता है उसकी, और छोटे मालिक्यूल की बाइंडिंग मोड क्या है उसका भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से यानी कि किस तरह से वो बाइंड करते हैं उसका भी इससे पता चलेगा। और इसके अलावा जो DNA क्लीवेज इसके ज़रिए से हम करते हैं उसकी ड्रग डिज़ाइनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंस है कि मेडिसिन को आपने डिज़ाइन कैसे करना है, और मेटालो न्यूक्लियसिस की डेवलपमेंट जो कि मॉडल्स होते हैं DNA क्लीवेज के लिए, यानी कि उससे हम तोड़ेंगे तो बताएंगे कि जिस तरह इसकी क्लीवेज की है ये एक नमूना है कि DNA की क्लीवेज आपने ऐसे करनी है। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो DNA क्लीवेज है वो 2 तरह से होती है, एक तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं जिसे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज कहेंगे, और दूसरा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है जिसमें डीऑक्सीराइबोज जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी एडिटिव्स की प्रेजेंस में। तो ये सारा जो है हमने इसका देखा। अल्लाह हाफ़िज़।